बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन फिजिक्स मैथमेटिक्स का बटनिक की बुक से। लीनियर इक्वेशन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। व्हाट इज इक्वेशन? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। इक्वेशन जब भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस किसी भी टर्म के इक्वल हो जाए या दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल हो जाएं तो हम उसे इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन में साइन ऑफ इक्वालिटी इक्वल टू की साइन का आना ज़रूरी है। अगर सिर्फ ऐसे लिखा है 5x प्लस 3y माइनस 4 तो अब ये इक्वेशन नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसमें इक्वालिटी की साइन नहीं है। जब तक इसको हम इक्वल टू ज़ीरो या इक्वल टू किसी वैल्यू के और किसी और टर्म के इक्वल नहीं कर देते, 5x प्लस 3y इक्वल टू 2x माइनस वाई। अब यहाँ पर क्या है कि ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास और ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो ये दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल हो जाए या इक्वल टू ज़ीरो हो जाए या किसी नंबर के इक्वल हो जाए। 5x प्लस 3y इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये जब तक साइन ऑफ इक्वालिटी नहीं आएगी तो ये इक्वेशन नहीं कहलाएगी। तो इक्वालिटी की साइन आना ज़रूरी है। दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल होंगे तो फिर उसे हम क्या कहेंगे? इक्वेशन कहेंगे। अच्छा, इक्वेशन में हम नॉर्मली जो नंबर्स और ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं? जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, जो एक्स और वाई नॉर्मली जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं वेरिएबल्स। इन वेरिएबल्स के साथ जो कांस्टेंट नंबर लिखा होता है 5 और 3 जो है ये क्या कहलाएगा? इनको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। और जो सिर्फ नंबर हो जिसके साथ वेरिएबल अटैच ना हो इसे हम कहते हैं कांस्टेंट। तो ये कोफिशिएंट भी कांस्टेंट होते हैं, लेकिन इनको कोफिशिएंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके साथ वेरिएबल अटैच्ड होता है। तो विदाउट कांस्टेंट विदाउट वेरिएबल सिर्फ कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट विद वेरिएबल इसको हम क्या कहेंगे? कोफिशिएंट कहेंगे। अच्छा जी, वेरिएबल क्या है हमारे पास? वेरिएबल कोई भी चीज़ जो कि वेरी कर रही है। मिसाल के तौर पे प्राइस है, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो हमेशा क्या होती है? वेरी करती रहती है कि विद द टाइम उसमें तब्दीली आती रहती है, कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है कि, ठीक है। क्वांटिटी, ठीक है। टाइम खुद एक वेरिएबल है। जो हर वो चीज़ जो कि फिक्स ना हो, से कांस्टेंट ना हो, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें क्या हो? चेंजिंग आती रहे, उसे हम क्या कह रहे हैं? वेरिएबल कह रहे हैं, ठीक है जी। और आपका एज है, एज आपकी वेरिएबल है, हर इंक्रीज़ हो रही है मुसलसल। और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। एज हो गया, प्राइस हो गई, हाइट हो गई, ठीक है। बहुत सारी एग्जांपल, हर वो चीज़ जो कि क्या हो रही है? विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें चेंजिंग आ रहा है, फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, वो उसमें तब्दीली आ सकती है, वो क्या होती है? वेरिएबल होती है। तो इसलिए क्योंकि ये चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं, इनमें चेंजिंग आती रहती है, इनको हम क्या करते हैं इक्वेशन में एक्स और वाई से सपोज कर लेते हैं। अच्छा, वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेट्स, वो एक्स वाई जेड यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे पास अगर ज़्यादा वेरिएबल्स हों तो ज़रूरी नहीं एक्स वाई जेड से हम रिप्रेजेंट करें, हम किसी और भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एस टी यू वी, कोई भी वेरिएबल, कोई भी अल्फ़ाबेट आप ले सकते हैं वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए। नॉर्मली जो मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो एक्स वाई और जेड यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ज़्यादा वेरिएबल नहीं तो उसको नंबरिंग भी कर सकते हैं, x1 x2 x3 x4, ठीक है जी। ये वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं। अच्छा, जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होते हैं जो कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, तो कोफिशिएंट्स को नॉर्मली हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ए बी और सी से, ठीक है। या फिर A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो ये कोफिशिएंट जो है, स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स जो हैं ये नॉर्मली कोफिशिएंट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, और एंड के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं एक्स वाई जेड, ये सब जो है वो वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इक्वेशन में हमारे पास क्या हो रहेगा कि कांस्टेंट, कोफिशिएंट्स और वेरिएबल्स जब ये मिलते हैं तो ये क्या है? अगर ये हम देखें 5x प्लस 3y, तो ये
सिर्फ अगर इस पोर्शन को देखें तो इसको अभी हम इक्वेशन नहीं कहेंगे, इस पोर्शन को हम क्या करेंगे, क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी टर्म के इक्वल हो जाए या किसी दो दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल हो जाएगा, साइन ऑफ इक्वालिटी आ गई, तो फिर वो क्या कहलाएगी, इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन की सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे पास होती है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। इसमें लीनियर, ये जो है लीनियर इक्वेशन, ये क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स। इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जिसमें हम दो वेरिएबल के दरमियान एक रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। ठीक है, अब ये लीनियर इक्वेशन क्यों कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन हमेशा ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें अच्छा, लीनियर इक्वेशन वैसे नॉर्मली दो टाइप की होती हैं, कि लीनियर इक्वेशन इन पैरामीटर्स और लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स मीन्स एक्स और वाई। पैरामीटर्स की मतलब अगर लीनियर इक्वेशन पैरामीटर्स कहा जाए तो बात होगी ए बी और सी, ये जो है वो पैरामीटर्स होंगे, लेकिन सिर्फ वेरिएबल की यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे जो कंटेंट है मैथमेटिक्स में वह लीनियरिटी इन वेरिएबल्स। यहाँ पे लिख भी देते हैं इन वेरिएबल। तो वेरिएबल जो भी होंगे हमारे पास, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, इन पे जो एक्सपोनेंट होगा, जो पावर होगी वो हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। अगर पावर इनकी 1 से ज़्यादा हो जाए, 2 3 4 5, तो ये फिर लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएंगी। तो वेरिएबल पे हमेशा जो पावर होगी वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। एक्सपोनेंट भी कहते हैं पावर को, ठीक है, डिग्री भी कहते हैं और पावर भी कहते हैं। तो ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी जो पावर होती है उसको हम क्या कह सकते हैं, एक्सपोनेंट, डिग्री, और जो मोस्ट कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं वो पावर का वर्ड यूज़ करते हैं। तो एक्सपोनेंट जो है वेरिएबल पे वो हमेशा डिग्री जो है वो 1 होनी चाहिए। तो इसीलिए इनको लीनियर इक्वेशंस को हम और क्या कह सकते हैं, लीनियर इक्वेशन ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। इसको हम फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी कह सकते हैं। अच्छा, अब इसकी कंडीशन क्या है, एक तो ये हमारे जो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, इस पे पावर 1 हो। दूसरा ये कि जो इनके साथ कोएफिशिएंट्स हैं ए और बी, ये ज़ीरो के इक्वल ना हो, क्योंकि अगर ए और बी ज़ीरो हो गए तो फिर तो 0 से x मल्टीप्लाई होगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा, और 0 से y मल्टीप्लाई होगा तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि c इक्वल टू ज़ीरो। तो अब इसमें तो वेरिएबल ही हमारे ख़त्म हो गए। तो वेरिएबल जब ख़त्म हो गए तो अब ये लीनियर इक्वेशन ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो वेरिएबल जो है, कोएफिशिएंट्स जो हैं वो 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, एक तो ये कंडीशन है कि इसमें a और b जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, बोथ कैन नॉट बी इक्वल टू 0, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि लीनियर अगर इस तरीके से हो, ए एक्स प्लस बी एक्स वाई प्लस सी इक्वल टू 0 या सी वाई इक्वल टू 0, तो अब यहाँ पर ये इक्वेशन क्या लीनियर कहलाएगी या नहीं कहलाएगी, तो ये इक्वेशन भी लीनियर नहीं कहलाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट एक्स और वाई, इन पे तो पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर दोनों एक्सपोनेंट का क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया, दोनों वेरिएबल का क्या मल्टीपल आ गया, प्रोडक्ट आ गया, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस पर अब 1 और 1 दोनों पे पावर है, तो ये वेरिएबल जब भी मल्टीप्लाई हो रहे हो आपस में, तो अब ये इक्वेशन लीनियर नहीं कहलाएगी, ये नॉन लीनियर हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर अंडर रूट एक्स प्लस बी अंडर रूट वाई इक्वल टू सी, तो अब यहाँ पे क्योंकि अंडर रूट को जब हम पावर में मल्टीप्लाई करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो रूट होता है 1/2 के इक्वल पावर। तो क्योंकि ये पावर अब 1 नहीं रही हमारे पास, तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी।
तो लीनियर इक्वेशन के लिए ज़रूरी क्या है कि वेरिएबल्स पर जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं एक फॉर्म और लिख देता हूँ यहाँ पे, a डिवाइडेड बाय x प्लस b डिवाइडेड बाय y इक्वल टू 1, तो ये भी लीनियर इक्वेशन फॉर्म में इस वक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी x और y डिवाइड में, अगर इसको हम पावर में कन्वर्ट करें तो डिनोमिनेटर से इसको न्यूमरेटर में लेके जाना पड़ेगा, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो a x टू द पावर -1 प्लस b y टू द पावर -1 इक्वल टू c 1। तो ये नीचे जो x डिवाइड में था वो जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में भी नहीं होना चाहिए, तो भी ये लीनियर नहीं कहलाएगी, क्योंकि अब इसका एक्सपोनेंट 1 नहीं रहा, -1 हो जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन के लिए कंडीशन हमें समझ में आ गई कि वेरिएबल पे हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई ना हो रहे हों, वेरिएबल्स must not multiply with each other, variables cannot be in the denominator, डिनोमिनेटर मीन्स डिवाइड में, ठीक है, a ओवर x। तो ये नीचे वाली टर्म डिवाइड के जो है ये क्या कहलाएगी? डिनोमिनेटर, और ऊपर वाली टर्म कहलाती है न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर में ना हो, आपस में मल्टीप्लाई ना हो रहे हों, और पावर इनकी सिंपल 1 हो, और पावर के साथ जो कोफिशिएंट है वो 0 के इक्वल ना हो, तो फिर ये क्या इक्वेशन कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, अभी बुक के पेज नंबर 35 पर हमारे पास कुछ इक्वेशन गिवन है और हमसे कहा जा रहा है कि ये बताएं लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पर पहली फंक्शन हमारे पास गिवन है 2x प्लस 5y इक्वल टू -5, माइनस एक्स प्लस 1 ओवर 2y इक्वल टू 0, x ओवर 3 इक्वल टू 25, √2u माइनस 0.05 v इक्वल टू 3.76, और 2x माइनस 4t इक्वल टू -1/2। जी, अब ये देखें ये सारी इक्वेशन क्या लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो इसमें हमारे पास जो वेरिएबल है x और y, दोनों पे पावर कितना है, डिग्री कितनी है, 1 है। यस, ये लीनियर इक्वेशन है। -x प्लस 1/2y, माइनस अगर x के साथ है तो ये कोफिशिएंट की वैल्यू है, अंडरस्टूड होता है x के साथ कुछ नंबर नहीं तो 1 होगा, तो -1x यानी ये कोफिशिएंट की वैल्यू हो गई -1, और वेरिएबल हमारा x है, इस पे पावर 1 है, y वेरिएबल इस पे पावर 1 है, ये भी लीनियर इक्वेशन हो गई। x डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है ये डिनोमिनेटर में नहीं है, न्यूमरेटर पर है, तो इस पे पावर कितनी है, 1 है। ओके, ये भी लीनियर इक्वेशन हो गई। लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल, लेकिन इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है। ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है, ये भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स हो गई। अब यहाँ पे वेरिएबल का नाम इन्होंने u और v से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, √2u, तो कोफिशिएंट अंडर रूट में हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पर डेसिमल में है, वेरिएबल की पावर 1 है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। 2x माइनस 4t इक्वल टू -1/2, तो वेरिएबल यहाँ पर हमारे पास, तो ये सारे के सारे जो डिफरेंट इन्होंने फॉर्म्स दी थी लीनियर इक्वेशन की, सब की सब लीनियर इक्वेशन है। अच्छा जी, अब लीनियर इक्वेशन कि एक एग्जाम्पल 1 दिए हुए हैं इन्होंने, इसका यूजेज कहाँ है, एग्जाम्पल 1 बुक के पेज नंबर 36 पर। एग्जाम्पल 1 में कहा जा रहा है कि गिवन द इक्वेशन 2x प्लस 4y इक्वल टू 16, डिटरमाइन द पेयर ऑफ द वैल्यूज विच सेटिस्फाई द इक्वेशन व्हेन x इज इक्वल टू -2, और डिटरमाइन द पेयर ऑफ वैल्यूज विच सेटिस्फाई द इक्वेशन व्हेन y इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हमें पेयर ऑफ वैल्यूज़ मालूम करने हैं, जिसमें पहली कंडीशन में हमें कहा जा रहा है कि ये एक इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 4y इक्वल टू 16। अब इसमें हमें अगर x की वैल्यू -2 गिवन है तो ये
इक्वेशन जो है इसमें इसके पेयर ऑफ वैल्यूज़ मालूम करने हैं। पेयर ऑफ वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है कि एक पेयर मालूम करना है जिसमें यानी वन पेयर का मतलब होता है इसमें एक x की वैल्यू हो और एक y की वैल्यू हो। तो इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है 2x प्लस 4y इक्वल टू 16। ए पार्ट में हमारे पास गिवन है x इक्वल टू -2 और डिटरमाइन करना है पेयर ऑफ वैल्यू। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू -2 पुट करेंगे और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 2 टू द 4 हो जाएगा -4 प्लस 4y इक्वल टू 16, -4 मूव करेंगे राइट साइड पे, बेसिक अलजेब्रा है। 16 प्लस 4 इक्वल टू के साइड से कोई चीज़ इस साइड मूव जाए होगी, साइन चेंज हो जाएगी। यूजली एमबीए के स्टूडेंट काफ़ी गैप के बाद पढ़ रहे होते हैं तो बेसिक अलजेब्रा काफ़ी उनको प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर ही सिंपल बेसिक अलजेब्रा के लिए मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा, तो वो इसमें आप बेसिक अलजेब्रा देख लीजिएगा। तो इक्वल टू के इस साइड जब कोई टर्म हो, हमें अब यहाँ पे y की वैल्यू मालूम करनी है। तो y के साथ जो जो टर्म्स हैं इन सबको वन एक एक करके हमने मूव करना है। y को यहाँ पे सिर्फ इस साइड पे y रहना चाहिए। तो अब सबसे पहले जो ट्रीज यहाँ पे इसके साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है इसको हम यहाँ पे मूव करेंगे। तो -4 यहाँ पे माइनस हो रहा था, इक्वल टू उस साइड पे जाएगा तो +4 हो गया। 16 में +4 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। अब y के साथ 4 जो है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है इक्वल टू के उस साइड पे जाकर वो डिवाइड हो जाती है। 4 5 तो 20 हो जाएगा, y इक्वल टू 5। तो पेयर ऑफ वैल्यू हमारे पास आ गई x और y। x की वैल्यू जब हमने पुट करी -2 तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। ठीक है, ये पेयर ऑफ वैल्यू आ गया। इसी तरीके से इसके बी पार्ट में हमसे कहा जा रहा था कि व्हेन y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 तो पेयर ऑफ वैल्यू मालूम करनी है। तो सिंपल अगेन इसी इक्वेशन पे हम क्या करेंगे, 2x प्लस 4y इक्वल टू 16, यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे और x की वैल्यू मालूम कर लेंगे। 2x इक्वल टू 16 हो जाएगा तो कि 0 हो गया और 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। पेयर आ गया हमारे पास एक्स वाई का, x कॉमा वाई इक्वल टू x, पहले हमेशा x की वैल्यू लिखी जाती है 8 और फिर y की वैल्यू लिखी जाएगी 0। 8 और 0 ये पेयर ऑफ वैल्यूज आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल इसकी एक्सप्लेनेशन इसकी एप्लीकेशन है। एग्जांपल 2 पेज नंबर 36 पर ही है। इसमें हमसे कहा जा रहा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। कहते हैं अ कंपनी मैन्युफैक्चर 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। एक कंपनी है जो कि 2 डिफरेंट प्रोडक्ट बना रही है। फॉर द कमिंग वीक 120 आवर्स ऑफ लेबर आर अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग द 2 प्रोडक्ट्स। ये कहते हैं कि जी जो हफ्ता आने वाला है इस हफ्ते में टोटल 120 आवर्स लेबर के अवेलेबल हैं इन 2 प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। यानी कि जितनी भी लेबर है टोटल 120 घंटे काम करेगी और 120 घंटे काम करके वो ये 2 प्रोडक्ट बनाएगी। वर्क आवर्स कैन बी एलोकेटेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ईदर प्रोडक्ट्स। अच्छा, वर्क आवर्स जो है वो एलोकेट किए जा सकते हैं दोनों प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। इन एडिशन सिंस बोथ प्रोडक्ट्स जनरेट अ गुड प्रॉफिट। अब दोनों ही प्रोडक्ट जो है वो गुड प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं तो मैनेजमेंट अब इंटरेस्टेड है इन यूजिंग ऑल 120 आवर्स ड्यूरिंग द वीक। तो मैनेजमेंट चाह रही है कि भाई क्योंकि दोनों प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल हैं तो पूरे 120 घंटे हम इस्तेमाल करके जो है वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें। ईच यूनिट प्रोड्यूस प्रोडक्ट ए रिक्वायर 3 आवर्स ऑफ लेबर एंड ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी रिक्वायर 2.5 आवर्स। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ए का एक यूनिट बनाने के लिए 3 घंटे जो है वो रिक्वायर्ड हैं और प्रोडक्ट बी का एक यूनिट बनाने के लिए 2.5 आवर्स 2.5 घंटे रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, टोटल कितने घंटे हमारे पास 120 घंटे। तो अब हमने डिटरमाइन करना है, सबसे पहले तो डिफाइन एन इक्वेशन, एक इक्वेशन डिफाइन करनी है विच स्टेट दैट द टोटल वर्क आवर्स यूज फॉर प्रोड्यूसिंग x यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड y यूनिट ऑफ प्रोडक्ट b इक्वल टू 120। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्योंकि अब प्रोडक्ट ए के हम हो सकता है 120 घंटे पूरे हम प्रोडक्ट ए बनाने में यूज़ कर सकते हैं तो प्रोडक्ट ए के यूनिट्स बन जाएंगे। ये प्रोडक्ट जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे उतने ज़्यादा यूनिट बनेंगे। तो हो सकता है 100 यूनिट बने, हो सकता है 150 यूनिट बने, वो टाइम के हिसाब से हम चेक कर सकते हैं।
तो यूनिट्स कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो इस मीन्स कि यूनिट्स जो है वो क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। तो जब वेरिएबल हो गए तो इसलिए इस फिक्स नहीं कि कितने प्रोडक्ट ए के यूनिट बनाने और कितने प्रोडक्ट बी के यूनिट बनाने। तो क्योंकि ये चीज़ फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, वेरिएबल्स। और इसमें इन्होंने इसको इससे रिप्रेजेंट करा, प्रोडक्ट ए के जो यूनिट्स हैं उनको एक्स से रिप्रेजेंट करा और प्रोडक्ट बी की जो क्वान्टिटी है उसको वाई से रिप्रेजेंट करा। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि एक इक्वेशन बनाएं जिसमें आप ये बताएं कि इन दोनों यूनिट प्रोडक्ट के जो यूनिट बनाने हैं उसकी एक इक्वेशन डिटरमाइन करनी है। ठीक है जी, सबसे पहले इसके हम एक इक्वेशन डिटरमाइन करते हैं। तो इसके ए पार्ट में हमें क्या पूछा जा रहा है, इक्वेशन। तो इक्वेशन हमने देखा कि प्रोडक्ट ए के जो यूनिट्स हैं उसको बनाने में कितना टाइम रिक्वायर्ड है, 3 आवर्स फॉर 1 यूनिट ऑफ एक्स। मतलब एक्स जो है वो क्वांटिटी है प्रोडक्ट ए की। अगर मैं 1 यूनिट बनाऊंगा तो एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, 3 1 जा 3 आवर्स यूज़ हो जाएंगे। अगर मैं 2 यूनिट बनाऊंगा तो 3 2 जा 6, यानी 2 यूनिट 6 घंटे में बनेंगे। 3 यूनिट बनाऊंगा तो एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी, 9 आवर्स यूज़ हो जाएंगे। अच्छा, प्लस प्रोडक्ट बी का 1 यूनिट बनाने के लिए 2.5 आवर्स रिक्वायर्ड हैं और प्रोडक्ट बी की जो क्वांटिटी है उसको हम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम इन दोनों को जितने भी यूनिट बनाए, एक्स के जितने भी यूनिट बनाए हर यूनिट पे 3 घंटे लगेंगे, वाई के जितने भी यूनिट बनाए हर यूनिट पे 2.5 घंटे लगेंगे। और टोटल जो हमारे पास टाइम है वो बराबर है 120 घंटे के, तो इक्वल टू 120 आवर्स हो जाएगा। तो अब अगर मैं सारे के सारे चाहता हूँ कि एक्स प्रोडक्ट ए ही बनाऊँ, पूरा 120 घंटे प्रोडक्ट ए बनाने में इस्तेमाल कर दूँ, तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट बी को यहाँ पर 0 कर दूँगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं प्रोडक्ट ए के मैक्सिमम कितने यूनिट्स बना सकता हूँ। अगर कंपनी ये चाहती है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये 120 घंटे हैं ये प्रोडक्ट बी बनाने में इस्तेमाल हो, तो क्या करा जाएगा, प्रोडक्ट ए की जो क्वांटिटी है उसको 0 कर दिया जाएगा। तो ये प्रोडक्ट ए की क्वांटिटी 0 होने से ख़त्म हो जाएगा, तो प्रोडक्ट बी के यूनिट्स पता चल जाएंगे हमें। तो यही चीज़ हमें बी और सी पार्ट में पूछी गई है। बी पार्ट में पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए कैन बी प्रोड्यूस इफ 30 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी आर प्रोड्यूस। अच्छा, बी पार्ट में हमसे कह रहे हैं, ये ए पार्ट तो हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी थी, वो इक्वेशन हमारी बन गई। ठीक है, इक्वेशन में हमने सिर्फ यही करना होता है कि जो सिनारियो था उसमें कहा कि 3 आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए प्लस 2.5 आवर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी इक्वल टू टोटल 120 आवर्स। ठीक है, ये हमने एक इक्वेशन बना दी। इसमें रिलेशनशिप दिखा दिया हमने कि भाई इतना टाइम है, इतने टाइम में ये दो चीज़ें अगर हम बनाएं तो इसमें इतना टाइम लगेगा और इसके क्वांटिटी में इतना टाइम लगेगा। अब बी पार्ट में कह रहे हैं कि अगर प्रोडक्ट बी की कंपनी चाहती है सिर्फ 30 यूनिट बनाए, यानी कि वाई अगर 30 हो जाए, तो प्रोडक्ट ए के लिए कितना टाइम बचेगा, उसके कितने यूनिट बन सकेंगे। तो ये चेक कर लेते हैं। इसमें वाई को 30 पुट करते हैं, 3x प्लस 2.5, वाई की जगह पर 30 आ जाएगा इक्वल टू 120। 3x प्लस 2.5 को 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 75 इक्वल टू 120। अच्छा, प्रोडक्ट बी के अगर हम 30 यूनिट बनाएं, ठीक है, प्रोडक्ट बी के अगर हम 30 यूनिट बनाएं तो टोटल हमारे 75 घंटे जो हैं, 75 आवर्स जो है वो क्या हो जाएंगे, इस्तेमाल हो जाएंगे। और टोटल टाइम कितना था हमारे पास, 120 घंटे। तो अब जो बचेगा टाइम वो किसके लिए रह जाएगा, प्रोडक्ट ए के लिए। तो 120 घंटों में से हम माइनस कर देते हैं 75 आवर्स, तो ये हमारे पास जो रिमेनिंग रह जाएगा 25 और 20 45 आवर्स जो है वो हमारे पास रह गए प्रोडक्ट ए की क्वांटिटी बनाने के लिए। तो इन 45 आवर्स में कितनी क्वांटिटी बना सकते हैं प्रोडक्ट ए की, 1 यूनिट बनाने के लिए 3 घंटे चाहिए हैं, तो डिवाइड कर लेते हैं। 15 यूनिट हम बना सकते हैं क्योंकि 45 घंटे हमारे पास रह गए थे। 45 घंटे में हम 1 यूनिट बनाने में 3 घंटे चाहिए, तो 15 यूनिट 45 घंटे में प्रोडक्ट ए के बना सकते हैं। तो x इजिकल टू 15 यूनिट्स। तो यहाँ पे हम बता देंगे कि अगर प्रोडक्ट बी के हम 30 यूनिट बनाते हैं तो 75 घंटे हमारे उधर चले गए, बाकी बचे थे 45 घंटे। तो 45 घंटे में प्रोडक्ट ए के हम 15 यूनिट बना सकते हैं। तो इफ़ 30 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी आर प्रोड्यूस, then
we can produce 15 units of प्रोडक्ट ए। अच्छा, इसी पार्ट में कह रहे हैं इफ़ मैनेजमेंट डिसाइडेड टू प्रोड्यूस ओनली वन प्रोडक्ट ओनली, what is the maximum quantity which can be produced of product A and the maximum of product B। ठीक है, अब सी पार्ट में हमसे कहा जा रहा है कि अगर सिर्फ कंपनी चाहती है कि एक प्रोडक्ट बनाए कोई भी, तो अगर एक्स प्रोडक्ट ए बनाना चाहती है तो कितने यूनिट बनेंगे, और सिर्फ प्रोडक्ट बी बनाना चाहती है तो कितने यूनिट बनेंगे। ये सी पार्ट में हमने कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लिखते हैं इफ़ मैनेजमेंट वांट टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट ए ओनली, then the quantity of product B should be 0। प्रोडक्ट B की जो क्वांटिटी है वो 0 हो जाएगी। तो अब हमारे पास इक्वेशन है 3x + 2.5 y = 120। तो इसमें हम प्रोडक्ट B को 0 कर देते हैं, 3x = 120। इसका मतलब ये कि पूरे के पूरे 120 घंटे जो है वो हम प्रोडक्ट ए की क्वांटिटी बनाने में यूज़ करेंगे। ठीक है, और एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है, 3 घंटे। तो 120 घंटों में हम कितने यूनिट बना सकते हैं, हमारे पास आया 3x = 120, x = 120 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 3 3 40 तो x = 40 यूनिट्स। अगर सिर्फ हम प्रोडक्ट ए बनाएं तो 3 घंटों में 1 यूनिट बन रहा है, तो टोटल 120 घंटों में हम 40 यूनिट बना सकते हैं। और 40 यूनिट्स कैन बी प्रोड्यूस फॉर प्रोडक्ट ए इफ़ 0 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी आर प्रोड्यूस। अच्छा, इसी तरीके से नेक्स्ट इफ़ ओनली प्रोडक्ट बी will produce, then the quantity of product A = 0, 3x + 2.5 y = 120। अब यहाँ पे अब सिर्फ अगर B बनाना चाहें तो A को 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2.5 y = 120। यानी पूरे 120 घंटे हमारे पास हैं मौजूद प्रोडक्ट बी की क्वांटिटी बनाने के लिए। एक यूनिट बनता है 2.5 घंटे में, तो 120 घंटों में कितने यूनिट बनेंगे, 2.5 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा जी, कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लेंगे। 120 डिवाइडेड बाय 2.5 ये आ जाएगा 48 यूनिट्स। 48 यूनिट्स of product B can be produced। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, अभी इसकी और एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं, और एक एग्जांपल इसकी और ले लेते हैं। We state earlier that there is an infinite number of pair of values x and y which satisfy any linear equation in example 2. Are there any member of the solutions set which might not be realistic in terms of what the equation represent? ठीक है जी, यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी इक्वेशन 2 पहले हमने डिस्कस किया कि देयर इज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर ऑफ वैल्यूज़, यानी कि जो पेयर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं एक्स और वाई, बहुत अलग अलग कम्बिनेशन जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे यही जो इक्वेशन अभी हमने ली, ठीक है, यहाँ पर हमने
30 यूनिट सपोज़ किए, तो कितने यूनिट बन सकते थे? 15 यूनिट, ये एक पेयर आ गया। अगर यहाँ पर हम एक 35 यूनिट्स लेते तो इसकी क्वांटिटी चेंज हो जाती, एक और पेयर आ जाता। यहाँ पर अगर हम इसको बनाना नहीं चाह रहे तो सारे इसके क्वांटिटी प्रोड्यूस होती, जो अभी हमने यहाँ पे करी 48 यूनिट्स आ रही थी। अगर यहाँ पे x का 1 यूनिट बनाते तो y के कितने यूनिट बन सकते थे? x के 2 यूनिट बनाते तो y के कितने यूनिट बन सकते थे? तो ये अलग अलग बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ पेयर्स जो हैं वो हम इसमें क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं। अलग डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। अगर x के 15 यूनिट हैं तो y के 30 यूनिट आ रहे हैं। अगर x के हम 30 यूनिट बनाए तो y के जितने यूनिट होते हैं ये एक और ऑर्डर पेयर हो जाते हैं। तो बहुत डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हम अपनी जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो हमारे पास आते हैं, तो विच सेटिस्फाई एनी लीनियर इक्वेशन। तो ये सारे के सारे जो हैं वो इस लीनियर इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि इन इक्वेशन एग्जाम्पल 2, जो एग्जाम्पल 2 अभी हमने सॉल्व करी, आर देयर एनी मेंबर ऑफ द सॉल्यूशन सेट विच माइट नॉट बी रियलिस्टिक इन टर्म ऑफ व्हाट द इक्वेशन रिप्रेजेंट। अब कह रहे हैं कि क्या इसमें कोई ऐसा मेंबर ऑफ कोई ऐसा पेयर है जो कि रियलिस्टिक ना हो इन टर्म ऑफ व्हाट रिप्रेजेंट इक्वेशन। तो कोई भी ऐसा क्या पेयर है हमारे पास जिसमें ये हमारी जो इक्वेशन है ये रियलिस्टिक ना हो? तो यस, ये हमारे पास ऐसा पॉसिबल है कि हम, चूँकि ये 2 यूनिट बना रहे हैं, प्रोडक्ट x और प्रोडक्ट y, ठीक है, तो ये किसी भी चीज़ की क्वांटिटी है। तो क्या मैं अगर आपसे कहूँ कि क्या हम x के -5 यूनिट बना सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या होगा? ये रियलिस्टिक नहीं होगा। तो हम ऐसी कोई वैल्यू ले लें जिससे हमारा जो आंसर आ रहा है ऐसा ऑर्डर पेयर जिसमें हमारा एक वेरिएबल की जगह दूसरा वेरिएबल जो है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव में चला जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि जब भी क्वांटिटी या तो अगर हम नहीं बनाएंगे तो ज़ीरो होगी। ऐसा नहीं होगा कि -1 क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करें, तो वो अनरियलिस्टिक हो जाएगा। और या फिर हमको इसकी ऐसी वैल्यू ले लें कि जिसमें हमारा जो दूसरी प्रोडक्ट है वो डेसिमल में आ जाए, कि भाई एक्स जो है वो 5.4 यूनिट ऑफ एक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो डेसिमल में तो कोई, अगर ये पेन है तो मैं ये नहीं कह सकता कि जी 5.5 पेन में सोल्व करूँगा, या तो 5 होगा या 6 होगा। तो अगर वाई की कोई ऐसी क्वांटिटी हम लें जिससे एक्स नेगेटिव या डेसिमल में आ जाए, तो वो भी जो है वो अनरियलिस्टिक हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, तो अगर यहाँ पर इसी इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो इक्वेशन थी, थ्री एक्स प्लस 2.5 y इक्वल टू 120 आवर्स। अब अगर मैं सपोज कर लें कि सिर्फ एक एजम्पशन ले रहा हूँ कि भाई मैं y प्रोडक्ट b के 60 यूनिट जो है वो बनाना चाहता हूँ, प्रोडक्ट बी के मैं 60 यूनिट्स बनाना चाहता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2.5 और y की जगह पर आ जाएगा भाई 60 यूनिट्स अगर हम बनाना चाहते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 60 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 150। 3x इज इक्वल टू, अब टोटल हमारे पास घंटे कितने थे? 120 घंटे थे। तो ये 60 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा? 150 घंटे। तो ये तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या हो गया? अनरियलिस्टिक हो गया। तो फिर अगर मैं इसको फिर भी फर्दर अगर सॉल्व करूं, तो x इज इक्वल टू -30/3, तो -10। तो क्या ये पॉसिबल है कि x के हम -10 यूनिट प्रोड्यूस करें? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। या अगर नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो ज़ीरो रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी प्रोडक्ट के माइनस यूनिट प्रोड्यूस करें। तो ये क्या हो गया? अनरियलिस्टिक हो गया। तो ये जो ऑर्डर पेयर आ गया हमारे पास -10 और 60, ये जो है वो अनरियलिस्टिक हो गया। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सपोज कर लेते हैं y के हम 40 यूनिट बनाना चाहते हैं, तो फिर क्या सिचुएशन होगी? 3x प्लस 2.5 इंटू 40 इक्वल टू 120। 3x प्लस 2.5 को ही करें तो ये हो जाएगा 100। 120 में से अगर 100 घंटे हम इसमें लगा देते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग रह जाएंगे 20 घंटे। अब 20 घंटे में हम प्रोडक्ट x का अगर बनाएं तो इसका आंसर आ जाएगा 3 6 18 और 0.3 6 18, 6.66 इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी।
या 6.67। तो अब प्रोडक्ट एक्स के 6.67 यूनिट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं प्रोड्यूस कर सकते, या तो 6 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं या 7 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये डेसिमल में आंसर आ गया। तो 6.67 और 40, ये भी क्या हो गया, ये भी अनरियलिस्टिक हो गया। तो बहुत सारे ऑर्डर पेयर्स हो सकते हैं, लेकिन हम लीनियर जो कि लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऑर्डर पेयर ऐसे भी होते हैं जो कि क्या होते हैं, अनरियलिस्टिक हो सकते हैं, यानी कि वो रियल नहीं है। -10 यूनिट प्रोड्यूस अनरियलिस्टिक है, या 6.367 यूनिट प्रोड्यूस करना अनरियलिस्टिक हो गया। ठीक है, वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।